चलिए शुरुआत करते हैं आज डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। पहला जो है अस्त्र मिसाइल। क्या है अस्त्र मिसाइल? दरअसल इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। किसने? डीआरडीओ ने इसे विकास किया। डीआरडीओ का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। दरअसल अस्त्र जो मिसाइल है एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली पहली स्वदेशी मिसाइल है। याद रखने वाली बात है, हवा से हवा में मार करने वाली पहली स्वदेशी मिसाइल है। इसका परीक्षण सुकोई 30 MKI से किया गया। ठीक है। अब आइए इसके कुछ टेक्निकल पहलुओं पे बात कर लेते हैं। टेक्निकल पहलुओं को कहने का मतलब ये है कि इसकी स्पीड कितनी है और इसमें क्या क्या ऐसे विशेषताएं हैं जो शामिल की गई हैं। तो इसके टेक्निकल पहलू में बात करें तो जो इसकी स्पीड है वह 4.5 मैक से अधिक है। 4.5 मैक से भी इसकी स्पीड अधिक है। साथ ही इसमें एक बहुत बड़ी जो खासियत इसमें शामिल की गई है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स उपकरण इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये उपकरण इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं तो इस पर किसी भी प्रकार के सिग्नल जैमर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बात करते हैं आगे तो इसकी जो रेंज है वह 25 किलोमीटर है और साथ ही इसमें इनिशिएट गाइडेंस सिस्टम का भी प्रयोग किया गया है। तो ये अस्त्र मिसाइल के बारे में महत्वपूर्ण बातें हो गई। ठीक है। दूसरा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि इसे डीआरडीओ के द्वारा विकास किया गया, डेवलप किया गया। इसे इंडियन एयरफोर्स में हाल ही में शामिल किया गया है और जिसमें ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस। तो दरअसल यह मिसाइल जो है इंडिया और रसिया के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई है। इसकी रेंज जो है वह 300 किलोमीटर है। कितनी है? इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और इसमें रैमजेट प्लस सुपरसोनिक क्रूज इंजन का प्रयोग करके रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई गई है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं सुपरसोनिक मिसाइल है। इसमें रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तीसरा जो मिसाइल है, प्रमुख मिसाइल, आकाश 1S मिसाइल। क्या नाम है? आकाश 1S मिसाइल। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। यह सरफेस टू एयर करने का मतलब है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है। यह दरअसल एक योजना के तहत विकसित की गई है जिसका नाम है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास योजना। क्या नाम है? इंटीग्रेटेड, अंग्रेजी समझ लिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट स्कीम। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास योजना के तहत इसका विकास किया गया है। चौथी जो मुख्य मिसाइल है उसका नाम है स्ट्रम अटाका। यह भारत रूस से निर्यात कर रहा है और किसके तहत? आपातकालीन खंड के तहत। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत कि निर्यात करने वाले देश को 3 माह के भीतर ही आयात करने वाले देश को उपलब्ध कराना होता है। दरअसल स्ट्रम जो अटाका है वह एंटी टैंक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल। इसकी जो कुल लागत है वह 200 करोड़ रुपए। ठीक है। इसी आपातकालीन प्रावधान के तहत भारत ने इजराइल से भी स्पाइस 2000 नामक मिसाइल का आयात किया था। आगे बात करेंगे स्पाइस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। तो इसका आयात भारत ने फ्रांस से किया इसी प्रावधान के तहत और ईगला एस इसका आयात भारत ने रूस से किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अग्निद्वितीय बहुत फेमस मिसाइल है। अग्नि 5 का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर टीवी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे तो इसका नाम आपके सामने से ज़रूर गुजरा होगा। तो इसकी क्या खासियत रही इसकी? तो इसकी एक खासियत ये रही कि रात्रि परीक्षण में पहली बार किसी मिसाइल का रात्रि में परीक्षण किया गया। अब जो अग्निद्वितीय मिसाइल है वह सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज की मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? मीडियम रेंज की मिसाइल है। यह परमाणु क्षमता से लैस है। मतलब यह अपने वारहेड के रूप में न्यूक्लियर बम को ले जा सकती है। ठीक है। और यह बैलिस्टिक मिसाइल है। एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो होता है वह सतह के समानांतर चलती है। बैलिस्टिक जो मिसाइल होता है वह परवलयाकार पथ पर चलती है। क्रूज मिसाइल को कहते हैं कि यदि आपने एक बार उसे दाग दिया, एक बार उसे छोड़ दिया तो आप भूल जाइए, उसे आप क्या कर सकते हैं? उसे आप गाइड नहीं कर सकते। जबकि कहा जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइल को बाकायदा गाइड किया जाता है। ठीक है। वह पहले सीधे ऊपर अंतरिक्ष की तरफ जाएगा, आकाश की तरफ जाएगा, फिर अंतरिक्ष में पहुंचकर वह अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए आप उसे बाकायदा गाइड कर सकते हैं। अग्नि 2 की खास बात यह है कि वह 2000 किलो, उसका तो खुद का वजन कितना है? 2000 किलोग्राम है। साथ ही वह 1000 किलोग्राम का पेलोड भी ले जा सकता है। पेलोड का मतलब होता है वारहेड। ठीक है।
यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ है, आप सुधार कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को उस पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और वहाँ आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जा रही है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अग्नि सेकंड पर फोकस करते हैं। जैसा कि इसका नाम है अग्नि सेकंड, तो इसमें 2 चरणों वाला मिसाइल है। ठोस रॉकेट प्रणोदक प्रणाली का इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठोस रॉकेट प्रणोदक प्रणाली को। अब बात करते हैं प्रनास मिसाइल के बारे में। प्रनास मिसाइल भी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है, या हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका भी विकास DRDO ने किया है। अब ये जो प्रनास मिसाइल है, ये प्रहार मिसाइल का उन्नत संस्करण है। जैसे प्रहार मिसाइल का उन्नत संस्करण क्या है? प्रहार मिसाइल का उन्नत संस्करण। आप जैसे जानते हैं कि कोरोना वायरस सार्स वायरस का अपडेटेड रूप है, वैसे ये भी प्रहार मिसाइल का अपडेटेड रूप है प्रनास मिसाइल। यह न्यूक्लियर क्षमता से लैस नहीं है। जैसा कि आपको पता था कि अग्नि जो सेकंड थी वह न्यूक्लियर क्षमता से लैस थी, यह न्यूक्लियर क्षमता अपने साथ नहीं ले जा सकती। और साथ ही यह सिंगल चरणों वाला मिसाइल है। और इसमें ठोस ईंधन, वही जो ऊपर लिखा है ठोस रॉकेट प्रणोदक प्रणाली का इस्तेमाल करती है, वही प्रणाली इसमें भी इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पिनाका मिसाइल। इसकी खासियत क्या है? पिनाका मिसाइल की खासियत क्या है ये समझते हैं। तो पिनाका मिसाइल दरअसल एक आर्टिलरी मिसाइल प्रणाली है, आर्टिलरी मिसाइल प्रणाली। इसकी रेंज 75 किलोमीटर है। इसमें इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमने उस विजन की पीढ़ी जो 365 साइंस टेक का डिफेंस पार्ट है, उसमें हमने उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इतना पढ़ा जा सकता है। एक बार आप उसे बाकायदा अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, फिर इस नोट को उठाइए, क्योंकि दोबारा तो उसे आप रिवाइज कर नहीं पाएंगे। भाई ही इतनी बोरिंग, पहली बार में समझ में आ जाए, बड़ी बात है। तो उसमें जो मेन जो पॉइंट उसे हमने निकाल दिया, यहाँ पे पुटअप कर दिया, यहाँ पे हमने लाके रख दिया। आपके सामने वीडियो के माध्यम से इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। आप बाद में इसे PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको आसान भाषा में इसे समझाया जाए। ओके, अब बात करते हैं QR SAM की। व्हाट इज़ QR SAM? QR SAM क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है उसी से समझ सकते हैं। क्विक रिएक्शन, मतलब तत्काल प्रतिक्रिया देगा भाई। ये एक ऐसी मिसाइल है जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और यह क्विक रिएक्शन देती है, तत्काल प्रतिक्रिया देती है, किसी भी हमले की तत्काल प्रतिक्रिया, ठीक है। सभी प्रकार के मौसम में यह संचालित होने वाली मिसाइल है। ऐसा नहीं कि बरसात में आ गया तो रुक जाओ भैया, पहले मौसम को ठंडा हो जाने दो, मौसम को साफ हो जाने दो, तब हम जाके किसी पे हमला करेंगे, ऐसा नहीं। यह सभी मौसम में बाकायदा संचालित होने वाली मिसाइल है। ओके, K4 मिसाइल, इसके बारे में बात करें। K4 मिसाइल तो न्यूक्लियर वारहेड को ले जाने में सक्षम है। SLBM कहते हैं इसे, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन लॉन्च, इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। अंतर महाद्वीपीय कहना बेकार है, बैलिस्टिक ही कह देना, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय कहने का मतलब है आगे इंटर कॉन्टिनेंटल लगना चाहिए, क्या समझे आप? ICBM जिसे कहते हैं, इसे भी DRDO ने डेवलप किया। अब बात करते हैं A1 गार्ड। इसे भारत ने रूस से आयात किया है। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। साथ ही यह परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है, न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी जो स्पीड है वह 5 मैक से अधिक है। साथ ही यह प्रथम मिसाइल है जो न्यूक्लियर वारहेड भी ले जाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक स्पीड से न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक का मतलब क्या है? ऐसा मतलब गति इतनी होनी चाहिए, अगर यदि स्पीड 5 मैक से अधिक है तो उसे हम हाइपरसोनिक बोलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें हाई स्पीड के लिए रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि ये बार बार रैमजेट इंजन आ रहा है, स्क्रैमजेट इंजन आ रहा है, तो यह बाकी इंजनों से अलग कैसे है? और साथ ही या इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो उसको हाई स्पीड दे देती है, रॉकेट को हाई स्पीड प्रदान करती है, कैसे? तो देखिए भैया, यह नॉर्मल इंजनों से अलग है। इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जो इसे अन्य इंजनों से अलग बनाती है। जैसे अन्य इंजन में जो और इंजन होते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसमें
ईंधन के साथ साथ जो दहन ऑक्सीडाइजर होता है वो भी साथ में रखा जाता है। लेकिन इसमें ईंधन होगा, लेकिन जो ऑक्सीजन होगा वह रॉकेट वातावरण से, वायुमंडल से प्राप्त करेगी। तो जो उसका भार होगा ऑक्सीडाइजर का, जो अन्य इंजनों में लगा होगा, पहली बात वो तो कम हो गया यहाँ पे है, वो उसका भार इसमें कम हो गया। तो और साथ ही वह वातावरण से ऑक्सीजन लेगी और दहन प्रक्रिया को संपन्न करेगी और उसी स्पीड से और उसे तेज़ बढ़ाएगी। तो ये एक ऐसा इंजन है जिसमें O2 ऑक्सीजन वह वातावरण से लेता है। इस बस इतनी ही विशेषता है भाई साहब, जो इसको स्पीड प्रदान कर देती है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, फालतू में बेटे दे देते हैं ना। आगे पनडुब्बी और जहाज़ों के बारे में बात करेंगे। अब चलते हैं नौसेना में। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, पहले स्कॉर्पियन श्रेणी बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि आखिर हम पनडुब्बी बेला की बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिशन स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट 75। इसके तहत पहले बात किसके किसके बीच एक समझौता, ये भी जान लेते हैं। तो फ्रांस का जो मेसस नेवल ग्रुप है उसके और भारत की मसगांव डाक लिमिटेड के बीच 2005 में एक समझौता हुआ और इसमें यह बात की गई कि हम इस समझौते के तहत निर्माण व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रावधानों की इसमें चर्चा की गई है। निर्माण व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की, ठीक है। इस प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों के निर्माण की बात की गई, जिसे हम कहते हैं स्कॉर्पियन श्रेणी की सारी पनडुब्बियाँ हैं। इसमें 6 पनडुब्बियों के निर्माण की बात की गई। पहला जो है INS कलवरी, दूसरा है INS खंडेरी, तीसरा है INS करंज और चौथा है INS बेला। INS नहीं लगा, कोई बात नहीं, INS बेला। उसके बाद INS बागीर, INS वासगीर। अब जो INS कलवरी, खंडेरी और करंज और बेला, ये जो 4 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी हैं, इनको नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ये जलावतरित हो चुकी हैं, जल में अपना काम शुरू कर सकती हैं, समुद्र में अपना काम शुरू कर चुकी हैं। अब जो बागीर और वासगीर हैं, ये अभी प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माणाधीन है। प्रोजेक्ट 75 2005 में शुरू किया गया। यह 2 मेसस नेवल ग्रुप जो कि फ्रांस की कंपनी है और मसगांव डाक लिमिटेड जो कि भारत की कंपनी है, उनके बीच एक समझौता हुआ था जिसमें निर्माण व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में बात की गई थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं वरुणास्त्र। ऐसा अस्त्र जो वरुण का हो, ऐसे इसमें कोई बात नहीं। तो वरुणास्त्र नाम दे दिया गया है। इसे DRDO ने डेवलप किया है। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, DRDO का ही एक भाग है, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी। इसी ने वरुणास्त्र को विकसित किया है। यह स्वदेशी मिसाइल है। इसमें हैवी वेट एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टारपीडो को भी शामिल किया गया है, टारपीडो प्रणाली को शामिल किया गया है। साथ में अब बात करेंगे INS नीलगिरी के बारे में। कुछ नहीं, इसे भी हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। यह स्वदेशी मिसाइल है। INS नीलगिरी नौसेना डिजाइन महानिदेशालय के द्वारा इसको विकसित किया गया। प्रथम युद्धपोत है जिसे एकीकृत निर्माण पद्धति के द्वारा विकसित किया गया। प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट में यह प्रथम युद्धपोत है। INS नीलगिरी कोई मिसाइल नहीं है भाई, शुरू में गलती हो गई। INS नीलगिरी कोई मिसाइल नहीं है, यह एक युद्धपोत है जिसे प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट योजना में विकसित किया गया। जैसे ऊपर चल रहा था स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण जब हम कर रहे थे, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट 75 के तहत ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा है, इसके तहत हम इस प्रकार की युद्धपोत का विकास कर रहे हैं। यह स्वदेशी है, पूरी तरह स्वदेशी है। नौसेना डिजाइन महानिदेशालय ने इसका विकास किया, नौसेना में शामिल हो चुका है। यह शिवालिक श्रेणी की युद्धपोतों का उन्नयन, प्रोजेक्ट 17 जो अल्फा है वह शिवालिक श्रेणी की युद्धपोतों के उन्नयन से संबंधित है। शिवालिक श्रेणी, उधर स्कॉर्पियन श्रेणी, इधर शिवालिक श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इस डिफेंस से ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर जैसे अग्नि 5 इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिल जाएँ आपको, तो आप बहुत ज़्यादा डरिएगा नहीं, डिवीज़न करके जाइएगा। ICGS वराह इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ICGS वराह इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। यह 798M जहाज के निर्माण में इस योजना में यह चौथा जहाज है। कोस्ट गार्ड का मतलब तटीय गार्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में? तटीय रक्षक जहाज है, भारतीय तटरक्षक जहाज है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। इसका विकास चेन्नई के कटुपल्ली जहाज निर्माण यार्ड में किया गया।
इसका विकास चेन्नई के कटुपल्ली जहाज निर्माण यार्ड में किया गया। यार्ड 45006 वज्र। ये देखिए क्या है, ये है ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ऑफशोर मतलब अपतटीय पेट्रोल वेसल। पेट्रोल वेसल मतलब जहाज। इसे मेक इन इंडिया अभियान के तहत इसका विकास किया गया है। लार्सन एंड ट्रूबो नामक कंपनी ने इसका विकास किया है। किसने? लार्सन एंड ट्रूबो नामक कंपनी ने इसका विकास किया। अब बात करेंगे INS जमुना की। यह सैंडहार वर्ग का युद्धपोत है। हाइड्रोग्राफिक सर्विस शिप इसे कहते हैं। इसका नाम, एक दूसरा नाम है हाइड्रोग्राफिक सर्विस शिप के नाम से इसे जानते हैं। यह वर्तमान में श्रीलंका में तैनात है। हाइड्रोग्राफिक सर्विस शिप भूजल कह रहा हूँ। हाइड्रोग्राफिक समुद्रिक में जो खोजी जहाज होते हैं उससे संबंधित है। यह वर्तमान में श्रीलंका में तैनात है। INS जमुना। INS शिवाजी यह हाल ही में INS शिवाजी, दरअसल यह क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। INS शिवाजी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट लिखिए इसे। INS शिवाजी यह एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो 1945 में स्थापित हुआ था। हाल ही में यह चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति ने इसे प्रेसिडेंट कलर्स गार्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया। प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया। यह एक ऐसा अवार्ड है जो प्रतिष्ठित सैन्य इकाई को दिया जाता है, किसी अदर को नहीं दिया जाता। प्रतिष्ठित सैन्य इकाई को दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। प्रतिष्ठित सैन्य इकाई को दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। INS शिवाजी, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यह एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हाल ही में प्रेसिडेंट ने इसे किस अवार्ड से नवाजा? प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से। ठीक है, अब बात करते हैं विमान और हेलीकॉप्टर की। इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है अभ्यास। इसे DRDO ने विकसित किया। अभ्यास हीट प्रोग्राम के हीट हाई स्पीड एरियल टारगेट, इसका पूरा नाम हीट का हाई स्पीड एरियल टारगेट। इसे याद रखिए बस। अभ्यास को किसने विकसित किया? DRDO ने। अब बात करते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर की। अपाचे हेलीकॉप्टर, इसे भारत USA अमेरिका से आयात कर रहा है। क्या कर रहा है? आयात। USA भारत को निर्यात कर रहा है अपाचे हेलीकॉप्टर। इसे एक दूसरे से, इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है AS-64E अपाचे। ठीक है, इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। यह एक फ्लाइंग टैंक है। फिर बात करते हैं LCA लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। यह एक LCA तेजस, यह एक हल्का और सस्ता एयरक्राफ्ट है। इसमें इसकी जो स्पीड है वह सुपरसोनिक स्पीड से यह चलता है, सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ता है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने विकसित किया है। किसने? HAL ने। जिसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अब बात करते हैं सारस विमान की। सारस विमान स्वदेशी हल्के यात्री व मालवाहक विमान है और इसे 2024 में IAF में शामिल करने का प्लान है। ओके। सारस MK2, इसे CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का पूरा नाम है, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसे हिंदी में कह सकते हैं। और फिर AL यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा 1999 में विकसित करने का प्लान 1999 से विकसित किया गया सारस MK2। तो जो सारस MK2 है वह स्वदेशी हल्के यात्री व मालवाहक विमान है। अब बात करते हैं LCH। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने विकसित किया। यह हल्का विमान है। इसे मेक इन इंडिया अभियान के तहत विकसित किया गया है। 5.5 टन वजन है इसका। साथ ही इसे सियाचिन बेस में लैंड करने वाला पहला युद्धक हेलीकॉप्टर हो गया है। पहला युद्धक हेलीकॉप्टर जिसने सियाचिन बेस पे लैंड किया। ओके, ये लास्ट पेज। अब सुखोई जेट्स, इधर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा मैं फोर्स नहीं दे रहा हूँ इसको। बस एक बार रिवीजन के दृष्टिकोण से देख लीजिए, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं खुद ही बता दूंगा। सुखोई जेट्स, इसे IAF में शामिल कर लिया गया है। सुखोई जेट्स को इंडियन एयरफोर्स में तंजावुर वायुसेना स्टेशन से इसने 6 सुखोई 30 MKI के साथ और तंजावुर वायुसेना स्टेशन प्रथम बैच में शामिल। तंजावुर वायुसेना स्टेशन के प्रथम बैच में शामिल है KA-226T। ये क्या है? लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट वेट मतलब हल्का, उसका वजन जो है हल्का है
इसे रशियन हेलीकॉप्टर के नाम, मतलब इसे रसिया से आयात किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। चिनूक, ये क्या है? चिनूक एक प्रकार का हेलीकॉप्टर जिसे यूएसए से मंगाया गया है। इसका निर्माण यूएसए की बोइंग कंपनी ने किया है। फिर बात करेंगे डोर्नियर 228, इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। EHAL ने इसका विकास किया है। यह एक प्रकार की, याद रखो डोर्नियर 228 क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे फोर्स करूँगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसका विकास किया है। इसे एयर टैक्सी के रूप में तटरक्षक कार्यों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। 24 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ये क्या है? सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अमेरिका से इसकी आयात की, यानी फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत इसके आयात की सहमति दी है, मंजूरी दी है। अदर वेपन सिस्टम, आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली, ये क्या है? आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली। हाल ही में इसे इजराइल ने गाजा के खिलाफ प्रयोग किया था। इसकी विशेषता यह है कि कम दूरी से 155 किलोमीटर, कम दूरी यानी 155 किलोमीटर से भी कम दूरी से दागे गए तोप के गोलों को यह नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह जो डिफेंस सिस्टम है, हाल ही में से इजराइल ने गाजा के खिलाफ प्रयोग किया। इसकी विशेषता यह है कि कम दूरी से अगर कोई तोप का गोला दागा गया है तो उसे नष्ट करने की यह क्षमता रखता है। साथ ही यह डे और नाइट दोनों परिस्थितियों में काम करने के लिए, इसके साथ ही ऑल वेदर, मतलब सभी मौसम में यह कार्य करने के लिए सक्षम है। तो ये नोट्स के सारे पॉइंट यहीं पे समाप्त हुए। ठीक है, आप अच्छे से बाकायदा देख लीजिएगा। बीजा मैं तो कहूँगा कि आप एक बार PT 365 पढ़ ही लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो पार्ट 1 रहा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2। इसमें होगा स्पेस टेक्नोलॉजी। इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी के जितने भी करंट अफेयर होंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।